हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय चैनल वीबी एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो ये ब्लू कलर के टेक्स्ट में लिखा गया है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यू मस्ट हैव heard the word government mentioned several times. In this chapter you will learn about that what government is, the important role it plays in our lives. What do government do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of government such as monarchies and democracies? तो ये सब हमारा ये चैप्टर बताएगा। तो बिना कोई देरी के आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर पढ़ना। तो ये बस न्यूज़पेपर कटआउट्स हैं, मैं इसके बाद आपको ज़रा पढ़ाता हूँ चैप्टर। तो गाइस, आज तक मैंने जितनी भी पॉलिटी पढ़ी है उसमें मुझे एक चीज़ लगी है, जितने भी बच्चों से मिला मैंने देखा कि उनकी पॉलिटी अच्छी नहीं है। अब इसमें कुछ रीजंस हो सकते हैं, या तो टीचर्स हैव नॉट बीन एबल टू इनकलकेट, या स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेते। अदरवाइज वो बात अलग होती है, वो बात पहुंचती भी नहीं है कभी कभी। बट यहाँ जो है, ये जो चीज़ लिखी है बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है? Government makes laws and everyone who lives in the country has to follow this. अब एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है स्टेट की आपको पढ़ाई जाती है। तो डेफिनेशन क्या दी जाती है? अभी आपको थोड़ा ऊपर करके ये पीडीएफ का पेज पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। तो ये जो आपका स्टेट है, एक मिनट जरा पेन चेंज कर लूँ। जो आपका स्टेट है ये क्या है? तो आपकी टेरिटरी प्लस पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन है ये फॉलो कर रही है सर्टेन लॉस को। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर स्टेट। तो स्टेट क्या होता है? जब हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या स्टेट ऑफ यूएसए, या स्टेट ऑफ रशिया, तो वो एक बॉर्डर है। इट इज एन डिलिनेटेड बॉर्डर। डिलिनेटेड बॉर्डर यानी कि फिक्स बॉर्डर है। जैसे कि इस लैटिट्यूड से ले इस लॉन्गिट्यूड से लेके इस लॉन्गिट्यूड तक, और इस लैटिट्यूड से लेके इस लैटिट्यूड तक, ये इसके बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका स्टेट है। ये आपका देश है। अब ये जो आपका देश है, इसके अंदर लोग रहते हैं। क्या? तो लोग रहते हैं। जो लोग हैं आपके, जो लोग हैं, ये लोग कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। और ये जो लॉज को फॉलो करते हैं, विच इज एक टेरिटरी में लो पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन लॉस को फॉलो कर रही है, सर्टेन लॉस को, तो इसे हम लोग स्टेट कहेंगे। ये सीधी सादी हमें डेफिनेशन दी गई है। जबकि जो अमेरिकनाइज डेफिनेशन है स्टेट की, वो आपको क्लास 6 में इसलिए समझ ही नहीं आएगी। अमेरिकनाइज डेफिनेशन में क्या क्या है? तो टेरिटरी की अलग डेफिनेशन दे रखी है, पॉपुलेशन की अलग दे रखी है, लॉ की अलग दे रखी है। आप जैसे क्लास 6 के बच्चों को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए इन लोगों ने थोड़ा सिंपल किया है। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से बोला गया है। क्या बोला गया है? तो द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। इससे एक प्यारा क्वेश्चन और भी आ जाता है। अब देखो, मैं आपके आपके साथ ना मेंटल पिंग पोंग खेलने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन क्यों? क्योंकि आज आपकी जो पॉलिटी है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन कनेक्शंस। अब तुम्हें समझ में क्या आया? अभी तो स्टार्ट हुआ है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इसमें लिखा है गवर्नमेंट हैज गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। अब all right, the point here is, what a very crucial point here is, that we have made somebody responsible to make laws, and that is state is the one who is responsible to make laws, and then it is responsible to enforce them. अब आप बोलोगे ये मेरे बताने से पहले कि सर मैंने लॉ बना दिया, अब मैं स्टेट हूँ।
अरे भाई, अरे 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 भाई, उसे इन्फोर्स तो कर दो। अगर तुम उसे इन्फोर्स नहीं करते तो यू आर नॉट मेंटेनिंग व्हाट इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। दिस इज द ओनली वे यू कैन इंश्योर दैट लॉ इज फॉलोड। यही डेफिनेशन हमारा बाद में काम आएगा, जब हम बाद में नोटिस करेंगे कि डज इंडिया फॉलो रूल ऑफ लॉ, इज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। वही टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन बात यही है। अब आगे पढ़ते हैं। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजंस। मैंने आपको ये बता चुका है। अब सिमिलरली इट, अब आगे जो पढ़ा है जस्ट लाइक मैंने बोला था ये वही है। तुम बना तो देते हो, मेक लॉस तो होता है, बट यू ऑल्सो हैव द पावर टू इन्फोर्स दैट डिसीजन। कि ना मानो, कि ना मानो तो मैं पनिशमेंट दे दूंगा। अब इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बहुत इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस ऐसे, ऐसी बुक से ना। हमारे लिए हाई हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बस बस क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी आ सकती है। बनाने वाले का के बनाने वाले पे डिपेंड करता है। अब शेक्सपियर ने भी तो एबीसीडी पढ़ी थी, हालांकि उसने एबीसीडी से हैमलेट बना ली, हैमलेट लिख दी। और बहुत सारे लोग होते हैं एबीसी से एप्पल ही लिख पाते हैं। ये जो आपकी क्लास 6 की बुक है, ये भी बहुत प्यारा हैमलेट बना सकती है। क्या कर सकती है? बहुत ज्यादा प्यारा हैमलेट बना सकती है। अब कैसे, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये पॉइंट नंबर 2 है आपका ये। Just like the government has the power to make decisions, and similarly it has the power to enforce its decisions. अब यहाँ पर लिखा है the government makes the laws and everyone who lives in the country has to follow this। मतलब ये है कि बेटा हमारे पास लिबर्टी है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, लिबर्टी तो हमारे पास है। मतलब कि तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो? नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज लिबर्टी के आसपास एक बॉर्डर है, और उस बॉर्डर को बोलते हैं लॉ। क्या बोलते हैं? लॉ। ना, जो लॉ है इट गिव्स रिस्ट्रेंट। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू ओनली दोज थिंग्स विच आर विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द लॉ। और वो लॉस कौन डिटरमाइन करेगा? It will be determined by the government. This is called the rule of law, supremacy of law, predominance of legal spirit। और एक हाई लेवल को इससे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। इससे मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विच इज आउट ऑफ द बुक। आपको थोड़ा माइंड बाहर ले जाना पड़ेगा। मैं इसका आंसर ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या इस वीडियो के लास्ट तक। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? Your question is, what is the negative definition of liberty? आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। प्लीज अपने आंसर्स कमेंट में डाल दीजिएगा। उसी तरह याद रखना, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री प्रिविलेजेस नहीं हो सकते, लेकिन रिस्ट्रेंट अलाउड है। तो आपकी लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि आपको जो मन करेगा आप वो करोगे। नो, द गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कितने हद तक तुम सब कुछ कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ लॉलेसनेस हो जाएगी। यू कैन नॉट हैव, इट इज नॉट द स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम बट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। देयर इज अ वेरी मेजर वर्ड हियर। देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क हार्बर, इट इज नॉट द स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, there is a law that says
All persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. तो ये जो है, इसे आप क्या कहोगे? मोटर व्हीकल अमेंडमेंट कहोगे। क्या कहोगे? मोटर व्हीकल अमेंडमेंट। इससे इससे रिलेट करके मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने लॉ बना दिया फिर आपने उसे इन्फोर्स नहीं किया तो क्या होगा? लॉ बनाने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक उसकी नेगेटिव कन्वर्जेशन ना हो, जब तक द पावर टू पनिश ना हो। अगर आपके पास पावर टू पनिश नहीं है तो प्रीडोमिनेंस टू लीगल स्पिरिट भी नहीं रहेगी। इसीलिए इसीलिए क्या किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया सुप्रीम कोर्ट को? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश यू फॉर इट्स कंटेम्प्ट। यानी कि उसके पास पावर है, वो अगर आप उसका कंटेम्प्ट करोगे तो वो आपको पनिश कर सकता है। अब ये एक एक्टिविटी दी गई है, पढ़ते हैं। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ। Why do you think it is very important that people abide by this law? आंसर मैं बाद में दूंगा, लेकिन ये अगर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो है लॉ जो है, इससे आप जो है क्या समझ जाओगे? तो रूल ऑफ लॉ इससे समझ जाओगे। इस एक्टिविटी को करते करते आप रूल ऑफ लॉ समझ जाओगे। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है व्हाई शुड यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू दैट पीपल अबाइड बाय द लॉ। इसका आंसर हो जाएगा इन ऑर्डर टू डाइसीज रूल ऑफ लॉ। क्योंकि जब डाइसीज रूल ऑफ लॉ होगा तो प्रिडोमिनेंस ऑफ लॉ होगा। अगर आप लॉ को अबाइड नहीं कर रहे और गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है तो भाई ये लॉ बनाने का बिजनेस बंद करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they are not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law had not been followed. The court can then give orders about what should be done. अब इससे आप क्या रिलेट करोगे? तो इससे आपकी डेमोक्रेसी की डिफिनीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब आगे और इससे अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। It is achievement. This achievement is a result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled for to to have democracies. You to now know that the main feature of democracy is that people have the power to elect their leaders. So, in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that the people rule themselves by participating in the making of these rules. अब इससे आपका एक टर्म आ जाता है रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, यानी कि आप अपने लीडर से इलेक्ट करते हो और वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं, मैं ज़रा ऊपर डायग्राम के तौर पे दिखा देता हूँ कि हाँ इसने इसने इलेक्शन में वोट कास्ट किया बैलेट बॉक्स पे, रूलर बन के आया, या रूलर ने आई मीन कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के आया, लोगों को लगता है ये रूल करता है हमें। तो ये नहीं होता। फाउंडिंग फादर्स का विजन जो था प्रधान सेवक का था। प्रधान सेवक जो है टर्म, इट वाज कॉइन्ड बाय पंडित नेहरू। हु कॉइन्ड इट? पंडित नेहरू।
अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, यहाँ से democratic governments in our times are usually referred as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, instead choose their representative through an election process. These representatives meet and make decision for the entire population. These days, the government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट सफराज भी से कह सकते हैं। इसके लिए लोगों ने बहुत विरोध किया था इसे लेने के लिए। और जो और जो ब्रिटिशर्स थे हमें हमें देना नहीं चाहते थे। वो लोग लिमिटेड फ्रेंचाइज देते थे। उन्हें लगता था कि इंडिया के लोग गंवा रहे हैं, इसका यूज नहीं कर पाएंगे ठीक से। लेकिन हम लोगों ने उन्हें रॉन्ग प्रूव किया। जितने भी हमारे यहाँ लीडर्स आए, सारे इलेक्शन के थ्रू आए। तो अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। अब देर आर लेवल्स ऑफ हर सोसाइटी, या फिर आर डेमोक्रेसी, या फिर कह सकते हैं देर आर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज नेशनल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट जब रहती है, पूरे पूरे कंट्री को गवर्न करती है। अब कोई दिल्ली में बैठ के ये तो नहीं पता लगा सकता कि कर्नाटका में क्या प्रॉब्लम है, या बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हर एक स्टेट को अपनी अपनी वो दी गई है पावर। तो ये जो है, ये जो सीएम बैठा रहेगा, यहाँ बैठा रहेगा बेंगलोर में। सीएम जो है आसपास की प्रॉब्लम देखेगा, डायरेक्ट कंट्रोल करेगा यहाँ। और बाकी जो है 200 किलोमीटर दूर कोई गांव है, वहां की से पता नहीं लग पाएगी। तो क्या है, तो इससे भी एक जूनियर लेवल आ जाता है जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सबसे ऊपर होता है नेशनल, फिर स्टेट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट। तो इसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इससे आप क्या रिलेट कर सकते हो, तो सेवन शेड्यूल रिलेट कर सकते हो। यूनियन लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट है वो लिस्ट नंबर 1 है। स्टेट लिस्ट लिस्ट नंबर 2 है। जो कंकरेंट लिस्ट है लिस्ट नंबर 3 है। लोकल गवर्नमेंट के लिए हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट बनाया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमें 11th शेड्यूल देता है, 74th हमें 12th शेड्यूल देता है। जो फर्स्ट लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो यूनियन पार्लियामेंट है वो लॉस फॉर्म कर सकता है। लिस्ट नंबर 2 में स्टेट लेजिस्लेचर वो कर सकता है, लॉस फॉर्म कर सकता है। और डिवीजन ऑफ पावर्स में जो थर्ड लिस्ट है, उसमें यूनियन यूनियन पार्लियामेंट और फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर तीनों लॉस पास कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स। अब अब आप बोलोगे कि सर आपने हमें लॉस पास करने का तो बता दिया, अब लॉस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ, अब इसके लिए एक लाइन याद करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ पावर्स आर को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर्स आर को एक्सटेंसिव विथ लेजिस्लेटिव पावर्स। इसका मतलब है, अगर यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है तो यूनियन गवर्नमेंट उस पर एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 7 शेड्यूल के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन पावर। और फेडरलिज्म को अगर हमें समझना है तो 7 शेड्यूल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ एक वो जनरल दी गई है, राइटिंग जनरल यंग इंडिया। इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। गांधी जी जो है यंग इंडिया नाम के जनरल के लिए लिखते थे। तो उन्होंने एक चीज लिखी थी 1931 में, यंग इंडियन जनरल में गांधी जी ने,
गांधी जी ने लिखा था, I cannot possibly bear the idea that a man who got wealth should get the vote, but a man who got character, but no wealth or literacy, should have no vote, or that a man who's honest by honestly works by the sweat of his brows, day in day out, should not have the vote for the crime of being a poor man. ये जो है ब्रिटिशर्स ने हमें कहा था कि उन लोगों ने बोला था कि गवर्नमेंट जो थी, in the earliest forms, the governments allowed only men who owned properties and were educated to vote. This meant that women, the poor, the propertyless, and the uneducated were not allowed to vote. इसी के खिलाफ गांधी जी ने लिखा था। तो इसलिए माना जाता है हमारे यहाँ जो यूएफ दिया गया था, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो किस तौर पे दिया गया था? तो एक्सपेरिमेंटल तौर पे, इसलिए वो लोग कहते हैं। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हमें, अब लास्ट जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में मेनली 3 टाइप्स होती हैं। तो जानते हैं इन टाइप्स के बारे में। हु गिव्स द गवर्नमेंट इट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज? ये इसमें पहले क्वेश्चन है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज एन देयर इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? तो पीपल देते हैं, इसलिए उसका डेफिनेशन दिया गया है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट इज द पीपल हु गिव द पावर to the government, this power. They do this through elections in which they vote for a particular persons and elect them. Once elected, this person form the government. In a democracy, the government has to explain and its actions and defend its decision to the people. ये क्या करता है? तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाता है। Another form of monarchy is अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। मोनार्की में क्या होते हैं? तो ऑटोक्रेट्स होते हैं। ऑटोक्रेट्स यानी कि अपनी मर्जी से सब काम करते हैं। वो किसी की तरफ जवाबदारी नहीं होती, वो किसी को जवाब नहीं देते हैं। क्या लिखा है? द मोनार्क, किंग और क्वीन, हैज द पावर टू मेक द डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क may have a small group of people to discuss the matter with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, the king or queen do not have to explain their actions or defend the decisions they take. ये राजा साहब की फोटो है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तो मोनार्की में तो उन्हें कोई जवाबदारी नहीं होती। अब ये जवाब किसे देते? तो डेमो को देते। डेमो का मतलब होता है पीपल। अब ये चैप्टर में कंक्लूड करूंगा बस एक चीज के साथ। वो चीज के लिए मैं एक थोड़े खाली स्लाइड पे जाता हूँ। ओके, तो अगर आपको पॉडी को अच्छे से कनेक्ट करना है, अच्छे से आपको थोड़ा कनेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये टॉपिक जो है आपका डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर यूएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। इलेक्शंस के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। रूल ऑफ लॉ के बारे में, मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। वेल, इसी के साथ मैं अपना आज का चैप्टर कंक्लूड करता हूँ। होप यू लाइक द सेशन, और अगर आपको सही में पसंद आया तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।